अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर अरहम शब्बीर। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैंने सिलसिला सवालात व जवाबात शुरू कर रखा है और आज मैं एक नए सवाल के साथ आपके सामने हाजिर हूं। आज का सवाल लाहौर से असद साहब ने पूछा है। वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब प्रोबायोटिक्स के बारे में हमें कुछ बताएं। असद साहब, प्रोबायोटिक्स दरअसल फ्रेंडली बैक्टीरिया होते हैं। हमारे निज़ाम इन्हज़ाम में मुख्तलिफ़ किस्म के बैक्टीरिया पाए जाते हैं। GIT ट्रैक्ट में मुख्तलिफ़ किस्म के बैक्टीरिया पाए जाते हैं, जिनमें ऐसे बैक्टीरिया भी होते हैं जो हार्मफुल होते हैं, पैथोजेनिसिटी कॉज करते हैं, यानी बीमारी फैलाने वाले बैक्टीरिया होते हैं। और ऐसे बैक्टीरिया भी होते हैं जो कि फ्रेंडली बैक्टीरिया होते हैं, जिन्हें हम दोस्त बैक्टीरिया कह सकते हैं। ये जो फ्रेंडली बैक्टीरिया होते हैं, ये जो बीमारी फैलाने वाले बैक्टीरिया हैं उनके ख़िलाफ़ लड़ाई करते हैं। इसके अलावा ऐसे सब्सटेंस रिलीज़ करते हैं जो बॉडी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, इम्यून सिस्टम को रेगुलेट करने में अपना किरदार अदा करते हैं। इसके अलावा ये ग़िज़ा के हाज़मे में भी मदद प्रोवाइड करते हैं। आंत में, इंटेस्टाइन में एक तवाज़ुन होता है फ्रेंडली बैक्टीरिया और हार्मफुल बैक्टीरिया के दरमियान। अगर ये तवाज़ुन किसी वजह से बिगड़ जाए तो हार्मफुल बैक्टीरिया को पैथोजेनिसिटी कॉज करने का मौका मिल जाता है, यानी बीमारी फैलाने का मौका मिल जाता है। किसी भी बैक्टीरिया को बीमारी फैलाने के लिए ज़रूरी है कि वो एक्टिवली ग्रो करे, और एक्टिवली ग्रो करने के लिए उसको मुनासिब मिकदार में स्पेस और एनर्जी फूड चाहिए होती है। जो गुड बैक्टीरिया होते हैं या फ्रेंडली बैक्टीरिया होते हैं, वो ये स्पेस और एनर्जी फूड का ज़्यादातर इस्तेमाल कर लेते हैं, जिसकी वजह से जो बीमारी फैलाने वाले बैक्टीरिया हैं वो एक्टिवली ग्रो नहीं कर पाते। वो एक्टिवली ग्रो नहीं करते तो बीमारी फैलने का ज़रिया नहीं बनते। अब किसी वजह से अगर ये तवाज़ुन बिगड़ जाए तो हार्मफुल बैक्टीरिया को मौका मिल जाता है एक्टिवली ग्रो करने का और बीमारी फैलाने का। प्रोबायोटिक्स लाइव बैक्टीरिया होते हैं या यीस्ट होती है, उसकी एक फॉर्म होती है, एक टाइप होती है। तो ये प्रोबायोटिक्स लाइव बैक्टीरिया इंसानी जिस्म के अंदर जाकर एक तवाज़ुन कायम कर देते हैं, जिसकी वजह से दोबारा हार्मफुल बैक्टीरिया और फ्रेंडली बैक्टीरिया के दरमियान एक तवाज़ुन कायम हो जाता है। अब आते हैं प्रोबायोटिक्स के इस्तेमाल की जानिब। प्रोबायोटिक्स का मुख्तलिफ इंडिकेशंस में इस्तेमाल किया जा रहा है, जिनमें जो सबसे फ्रीक्वेंट इंडिकेशन है वो है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स। ये इंडिकेशंस बताने से पहले मैं इस बात को एम्फेसाइज करना चाहता हूं कि कोई भी दवाई डॉक्टर या फार्मासिस्ट के मशवरे के बगैर इस्तेमाल ना की जाए, और किसी भी बीमारी की सूरत में डॉक्टर से रुजू किया जाए जो आपकी कंडीशन के मुताबिक आपको बेहतरीन दवा का इंतखाब करेगा आपके लिए। तो ये जो प्रोबायोटिक्स हैं ये गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स में इंडिकेटेड हैं, लेकिन बहुत सारे इंडिकेशंस में जो तहकीक हुई है अब तक वो इनकंसिस्टेंट है, और हमें बहुत सारी इंडिकेशंस में एग्जैक्ट मैकेनिज्म का भी नहीं पता कि किस तरीके से एक्चुअली ये एक्ट करते हैं। कुछ हाइपोथेसिस हैं जो मैंने आपके सामने अभी बयान कर दिए हैं। तो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स में सबसे पहले अक्यूट एंड क्रॉनिक इन्फेक्शियस डायरिया शामिल है। ये किसी इन्फेक्शन के नतीजे में हो सकता है या किसी पॉइजनस सब्सटेंस के नतीजे में हो सकता है। बच्चों को भी हो सकता है, बड़ों को भी हो सकता है। तो इनमें प्रोबायोटिक्स जो हैं वो इस्तेमाल किए जा रहे हैं, इंडिकेटेड हैं। इसके अलावा एंटीबायोटिक एसोसिएटेड डायरिया में इनका इस्तेमाल किया जा रहा है। बहुत सी एंटीबायोटिक्स जैसे पेनिसिलिन्स हैं, सेफलोस्पोरिन्स हैं, एमोक्सिसिलिन, एम्पिसिलिन, सेफिक्सैम, सेफ्ट्राइक्सोन वगैरह, ये डायरिया कॉज कर सकती हैं। तो ऐसे पेशेंट्स जिनको एंटीबायोटिक के इस्तेमाल की वजह से डायरिया हो गया है, तो ऐसे पेशेंट्स में प्रोबायोटिक का इस्तेमाल करवाया जा रहा है या वो खुद से कर रहे हैं। और एक डिजीज़ होती है जिसको हम कहते हैं सूडोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस। ये एक बैक्टीरिया क्लोस्ट्रीडियम डिफिसाइल कॉज करता है। ये वही एंटीबायोटिक एसोसिएटेड डायरिया ही है, लेकिन उसकी एक रेयर कंडीशन है और सीवियर कंडीशन है। तो कुछ रेयर केसेस में क्लिंडामाइसिन हो गई या एम्पिसिलिन हो गई या सिप्रोफ्लॉक्सासिन हो गई और दूसरी एंटीबायोटिक्स रेयरली सूडोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस कॉज कर देती हैं, जो कि बड़ी आंत की सोजिश है। इससे बुखार भी हो जाता है, वाटरी और ब्लडी स्टूल्स आने शुरू हो जाते हैं, क्रैम्प्स, इंटेस्टाइनल क्रैम्प्स पैदा हो जाती हैं और डिहाइड्रेशन हो जाती है। बहरहाल ये एक सीवियर कंडीशन है। इसको ट्रीट करने के लिए फिर वैंकोमाइसिन और मेट्रोनिडाजोल और दूसरी एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स देने के नतीजे में बाज़ औक़ात, बल्कि अक्सर औक़ात, बैड बैक्टीरिया के साथ साथ फ्रेंडली बैक्टीरिया भी किल हो जाते हैं। फ्रेंडली बैक्टीरिया जब किल हो जाते हैं तो बैड बैक्टीरिया जैसे क्लोस्ट्रीडियम डिफिसाइल को एक्टिवली ग्रो करने का चांस मिल जाता है। वो एक्टिवली ग्रो करता है तो ऐसे सब्सटेंस रिलीज करता है जिससे बीमारी हो जाती है सूडोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस।
तो सूडोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस में भी प्रोबायोटिक्स का इस्तेमाल इंडिकेटेड है, डॉक्टर्स इसका इस्तेमाल करा रहे हैं। तो पहला तो हो गया अक्यूट एंड क्रॉनिक इन्फेक्शियस डायरिया, दूसरा हो गया एंटीबायोटिक एसोसिएट डायरिया, जिसमें सीवियर और रेयर कंडीशन सूडोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस भी शामिल है। इसके बाद ट्रैवलर्स डायरिया भी हो जाता है। 50 to 80% लोगों को जो ट्रैवलर्स डायरिया होता है, यानी सफ़र के नतीजे में डायरिया हो जाता है, ये बैक्टीरिया की वजह से होता है और इसमें एशेरिशिया कोलाई का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। इसके अलावा कुछ और कॉजेटिव एजेंट्स भी इसमें शामिल हैं। तो ट्रैवलर्स डायरिया के लिए भी प्रोबायोटिक्स का इस्तेमाल कराया जाता है। इसके अलावा IBS या IBD में भी प्रोबायोटिक्स का इस्तेमाल अभी तहकीक की जा रही है। हमारे पास कोई डेफिनेटिव कंक्लूसिव रिजल्ट्स अभी तक मौजूद नहीं है। बहरहाल जैसे मैंने बताया कि इनकंसिस्टेंट रिजल्ट्स हमारे पास हैं। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट डिसऑर्डर्स के अलावा भी प्रोबायोटिक्स का इस्तेमाल कुछ जगह मेंशन है स्टडीज़ में, जैसे कि एटोपिक डर्मेटाइटिस में, यानी स्किन के डिजीज़ में मेंशन है। इसके अलावा वेजाइनल इन्फेक्शन अगर किसी को हो गया है या यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो गया है। लेकिन वही बात कि रिसर्च अभी इस बारे में मुकम्मल तौर पर वेल एस्टेब्लिश्ड नहीं है, ये इंडिकेशंस वेल एस्टेब्लिश्ड नहीं है। ज़्यादातर जो इस्तेमाल है वो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स में ही किया जा रहा है। वैसे तो बहुत सारे बैक्टीरिया प्रोबायोटिक के तौर पर इस्तेमाल हो सकते हैं, लेकिन जो बैक्टीरिया ज़्यादातर इस्तेमाल हो रहे हैं उनमें लैक्टोबैसिलस और बिफिडोबैक्टीरियम स्पीशीज़ शामिल हैं। इसके अलावा बैसिलस स्पीशीज में भी अच्छा पोटेंशियल पाया जाता है। इसके अलावा एक जीस्ट है स्केरोमाइसिस, ये भी इस्तेमाल की जाती है। और ये सारे बैक्टीरिया प्रोबायोटिक्स कहलाते हैं और बहुत सारी कंपोजिशंस में इनमें प्रीबायोटिक भी ऐड होता है। प्रोबायोटिक और प्रीबायोटिक में फ़र्क है। प्रोबायोटिक ये लाइव बैक्टीरिया होते हैं जो इंसानी जिस्म के अंदर दाखिल कर दिए जाते हैं, और प्रीबायोटिक वो खुराक होती है जो इन बैक्टीरिया के इस्तेमाल के लिए इंसानी जिस्म के अंदर दाखिल की जाती है, जैसे कि गैलेक्टो ओलिगोसैकेराइड्स वगैरह शामिल हैं। ये उसी कंपोजिशन में साशे में शामिल होते हैं। तो जैसे मैंने बताया कि साशे में भी अवेलेबल हैं, यानी पाउडर फॉर्म में भी अवेलेबल हैं, कैप्सूल फॉर्म में भी अवेलेबल हैं और वाइल की शक्ल में भी अवेलेबल हैं। साशे को दूध में या पानी में हल करके इस्तेमाल किया जा सकता है, पिया जा सकता है। वाइल का वैसे ही ढकना खोल के उसको मुंह के ज़रिए पिया जा सकता है, और कैप्सूल भी पानी के ज़रिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। इसके अलावा इन प्रोडक्ट्स में जिंक, विटामिन D3 और ओमेगा 3 वगैरह भी शामिल हैं। अब आते हैं सेफ्टी कंसर्न्स की तरफ। जनरली प्रोबायोटिक्स को सेफ कंसिडर किया जाता है, लेकिन फिर भी ये रिकमेंडेड है कि क्रिटिकली इल पेशेंट्स में इनको ना प्रिस्क्राइब किया जाए और एल्डरली पेशेंट्स में इनको ना प्रिस्क्राइब किया जाए। इम्यून सिस्टम जिनका कंप्रोमाइज्ड है उनमें ना इस्तेमाल किया जाए। इसके अलावा प्रेग्नेंट मदर्स एहतियात के साथ इसका इस्तेमाल करें। जैसे मैंने पहले बताया कि कोई भी पेशेंट हो अपने डॉक्टर या फार्मासिस्ट के मशवरे के बगैर इनको इस्तेमाल ना करें, लेकिन जनरली ये सेफ कंसिडर किए जाते हैं। इनके साथ अगरचे कुछ एलर्जिक प्रॉब्लम्स भी रिपोर्टेड हैं, जैसे कि रैश, एडीमा वगैरह भी हो सकता है, कोई इन्फेक्शन वगैरह भी हो सकता है। तो अगर किसी को कोई रैश, एडीमा या इन्फेक्शन वगैरह होता है तो इस सूरत में उसको चाहिए कि अपने डॉक्टर से इस बारे में रुजू करें। तो असद साहब, उम्मीद है आपको आपके सवालात के जवाब मिल गए होंगे। अगर आप मुझ तक अपने कुछ और मज़ीद सवालात पहुँचाना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए। मज़ीद तिब्बी, तहकीकी और मुस्तनद मालूमात के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। थैंक यू वेरी मच।